मैं आप सभी से एक बात क्लास के शुरू होने से पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर आप सभी 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में और उसमें भी हिंदी में ज्यादा अंक से पास होना चाहते हैं तो आप सभी क्लास को शुरू से लेकर के बिल्कुल बारीकी से एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आप सभी को समझ आ सके आखिर मेरा हिंदी में ज्यादा अंक कैसे आ सकता है। एक बात और, अगर आप सभी चाहते हो हमारा सभी सब्जेक्ट का यानी कि सभी विषय का सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाए तो समझ लो कितना मजा आएगा। तो आप सभी टेंशन मत लो, बिल्कुल आप सभी सही जगह पे आए हो। मैं आप सभी को आगे वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरी बातें यहाँ तक समझ गए होंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बात और कहना चाहूंगा। मैं हूं आपका अपना प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स। अगर आप सभी 12th क्लास की तैयारी या फिर अपने भाइयों एवं बहनों को 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम सभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, सभी बच्चों का सपना होता है 450 प्लस, चाहे इंटर का हो चाहे 10th का हो, ठीक है। यानी कि चाहे 10th का बच्चा हो चाहे 12th का बच्चा हो, ठीक है। सभी बच्चों का सपना होता है 450 मेरा अंक कैसे आ सकता है, ठीक है। देखो, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा। अगर आप सभी अपने मेन लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आप सभी को उन सभी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा, यानी कि अपने आप को त्यागना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आप सभी को मिलता जुलता बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे ले लो, घूमना फिरना, इधर से उधर घूमना फिरना, ठीक है। और हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई क्या बोल रहा है और कोई दांत ठियार रहा है, यानी कि कोई हंस रहा है। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई हंस रहा है, ठीक है। आप सभी को इन सभी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। उसके बाद आप सभी का 450 यानी कि आपका ड्रीम पूरा हो सकता है, ठीक है। और यह बात किस चीज़ के लिए था आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। मैंने सोचा आप सभी को बीच में थोड़ा सा मोटिवेट भी कर दिया जाए ताकि सभी बच्चों को पढ़ाई करने में भी अच्छा लगे, ठीक है। चलिए, तो अब बात रह गई हम सभी का हिंदी में ज़्यादा अंक कैसे आ सकता है, ठीक है। हिंदी का नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का। जैसे कि किसी का हिस्ट्री है, किसी का हिंदी है। हिंदी इंग्लिश तो सबका एक होता है, सबको मालूम होगा, ठीक है। हिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट हैं, ऐसे समझ लो जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का, ठीक है। सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी बच्चों का सपना होता है सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न हम सभी को पता लग जाए कि हम सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेंशन खत्म हो जाए, ठीक है। तो आप सभी बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा, उसके बाद आप सभी का लक्ष्य पूरा हो सकता है, ठीक है। चलिए, आप सभी समझ गए होंगे। मैं आप सभी को आगे वीडियो में और बताऊंगा बारीकी से, ठीक है। चलिए, हम सभी क्लास को फिलहाल के लिए शुरू करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आप सभी को ध्यान से देखना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण के, ठीक है, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है। ये सभी क्वेश्चन आज के क्लास में आप सभी जितने भी प्रश्न को देखने वाले हैं, ये सभी प्रश्न 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे से देख लेना। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है संपूर्ण क्रांति, दूसरा ऑप्शन है त्रिश, तीसरा ऑप्शन है बातचीत, चौथा ऑप्शन है प्रगीत और समाज, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आप सभी पहले प्रश्न को अच्छे से देखिए। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है। संपूर्ण क्रांति, त्रिश, सबको मालूम है संपूर्ण क्रांति, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए संपूर्ण क्रांति हो जाएगा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम संपूर्ण क्रांति। याद हो गया आप सभी को, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है, संपूर्ण क्रांति, ठीक है, जो कि एक प्रकार का भाषण है। आप सभी अच्छे से देख लो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई, ठीक है। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई। 1920 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में या फिर 1921 ईस्वी में, ठीक है। आप सभी को कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई, ठीक है। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1915 ईस्वी को। याद रखना आप सभी, मेरे को मालूम है, ठीक है। 90% बच्चे को इन सभी प्रश्नों का उत्तर मालूम होगा, ठीक है। 90% बच्चे को, यानी कि 90% बच्चे को इन सभी प्रश्नों का उत्तर मालूम होगा, ठीक है। बस ये याद रखना आप सभी को, ठीक है। यही सब क्वेश्चन क्योंकि पूछा जाएगा 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई, 1915 ईस्वी को, ठीक है। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1915 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 1915 ईस्वी, ठीक है। याद हो गया आप सभी को। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ठीक है। लाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। बहुत ही खास क्वेश्चन है, लाना सिंह, ठीक है। लाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था, ठीक है। और बहुत बच्चे के मन में, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा, बहुत बच्चे के मन में एक डाउट रहता है कि हमको इन सभी प्रश्न का उत्तर मालूम है, ठीक है। हमको इन सभी प्रश्न का उत्तर मालूम है, आखिर हम पढ़ के फिर से क्या करें, ठीक है। देखो, आप सभी सबसे बड़ा बुड़बकी कर रहे हो, ठीक है। समझ लो, अगर आप सभी को सभी प्रश्न का, मैंने मान लिया आप सभी को सभी प्रश्न का उत्तर याद है, ठीक है। मतलब सभी प्रश्न उत्तर आप सभी को याद है, ठीक है। आप सभी को देखो, आप सभी 1 नंबर से लेकर के जैसे हम सभी आज की क्लास में 50 या फिर 40 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। आप सभी काउंट करना कि आप सभी का 1 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक में कितना आंसर बिल्कुल 100% सही हुआ है, ठीक है। एकदम ईमानदारी पूर्वक आप सभी को बताना है वीडियो का लास्ट में कि आप सभी का 1 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक में, ठीक है। देखते हैं कितना हम सभी क्वेश्चन कवर कर पाते हैं आज की क्लास में, ठीक है। आप सभी को कमेंट करके लास्ट में बताना है
ये आप सभी का 1 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक में कितना आंसर सही हुआ है, ठीक है, ताकि आप सभी को ये भी पता चल जाएगा। थोड़ा सा खाना खाएं, थोड़ा सा ढकार हो रहा है, ठीक है, ताकि आप सभी को ये पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं और कितने दूध में हैं, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था, ठीक है, सबको मालूम है जापान की ओर से, नहीं इंग्लैंड की ओर से होगा, ठीक है। लाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था, इंग्लैंड की ओर से, ठीक है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर में, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है। बहुत ही खास क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है रजनी देवी, दूसरा ऑप्शन है उषा देवी, तीसरा ऑप्शन है पार्वती देवी और चौथा ऑप्शन है सविता देवी, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पार्वती देवी होगा, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है, बालकृष्ण भट्ट की माता जी का नाम पार्वती देवी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा पार्वती देवी, ठीक है। यहाँ पर सी भी ऑप्शन में दिखाई देगा आप सभी को, मैंने सोचा थोड़ा सा स्टाइल बदल देता हूँ, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट की माता जी का क्या नाम था, पार्वती देवी, ठीक है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है, सॉरी 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है। निबंध लेखन की दृष्टि से भारत तेंदु युग कैसा था, ठीक है। 5 नंबर में क्वेश्चन है, निबंध लेखन की दृष्टि से भारत तेंदु युग कैसा था। उवर, प्रतिगामी, अनुपयोगी, प्रगतिशील, ठीक है। निबंध लेखन की दृष्टि से भारत तेंदु युग कैसा था, उवर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है उवर। निबंध लेखन की दृष्टि से भारत तेंदु युग कैसा था, उवर, हर्षऊ व उपरिप उवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर में, बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था। बस आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखते जाओ, ठीक है। और मैं आप सभी को एक बात यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, कि आप सभी का हिंदी में समझ लो 90% अंक कैसे आ सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मेरा मतलब है, मेरा काम है ऑब्जेक्टिव आप सभी का क्लियर करवाना, ठीक है। सब्जेक्टिव का पता नहीं, आप सभी कमेंट नहीं करते हो, मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लाया है, जो क्वेश्चन खास क्वेश्चन है, ठीक है। फिलहाल के लिए 2-4 वीडियो आया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, आप सभी जाकर के देख सकते हो, ठीक है। मैं प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए मैं आप सभी को क्या बताने वाला था, मैं आप सभी को बताने वाला था कि आप सभी का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे क्लियर होगा, ठीक है। देखो इस चैनल पर, ठीक है, ये जो चैनल है बिहार एग्जाम मार्क्स, इस चैनल पर आप सभी को हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, प्ले लिस्ट में आप सभी जाकर देखना, क्लास 12 हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025, ठीक है। जितने भी वीडियो आए हैं या फिर जितने भी वीडियो आएगा, आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, जितने भी वीडियो सभी सब्जेक्ट के लिए ये बातें हैं, ठीक है। जितने भी वीडियो आ चुके हैं और जितने भी वीडियो आएंगे एग्जाम आते आते, आप सभी को उन सभी वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखना है, ताकि आप सभी का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का खेला खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देख लेते हैं तो, ठीक है, आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देख लेते हैं तो गारंटी के साथ कह सकता हूं, ठीक है। और जब तक वीडियो आएंगे एग्जाम तक, आप सभी को जितने भी वीडियो प्रमोट किए जाएंगे, जितने भी आप सभी बच्चे देख रहे हो, आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जितने भी वीडियो चढ़ाए गए हैं, ठीक है, जितने भी वीडियो अपलोड हैं और जितने वीडियो आएंगे एग्जाम आते आते, ठीक है, आप सभी को उन सभी क्लास को एंड तक जरूर देखना है, ताकि आप सभी का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये बातें सभी सब्जेक्ट के लिए थे, हिंदी के लिए, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट हैं और जिनका जो सब्जेक्ट है, आप सभी प्ले लिस्ट में जाना, आप सभी को प्ले लिस्ट मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में जाकर के, ठीक है। जिनका जो सब्जेक्ट है आप सभी जाकर के देखना, जितने भी वीडियो हैं आप सभी एंड तक सभी क्लास को देख लेना, आप सभी का ऑब्जेक्टिव का खेला खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जब तक एग्जाम नहीं आता तब तक आप सभी वीडियो को अच्छे से देख लेना, ठीक है। और जब तक एग्जाम आएगा आप सभी को और वीडियो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जो क्वेश्चन VVI क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी का ऑब्जेक्टिव का खेला खत्म हो जाएगा, ठीक है। और मैंने यह बात थोड़ा सा फास्ट में बोला ताकि क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में क्लास लगभग 30-40 मिनट का हो जाएगा, इसलिए मैंने आप सभी को थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दिया, ठीक है। और जिस बच्चे को मेरे ऊपर भरोसा है वो बच्चे एंड तक जरूर देखेगा, मेरी बातों को समझिएगा और सभी मैंने जो बोला आप सभी को उस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप सभी का ऑब्जेक्टिव का खेला खत्म हो जाएगा। बात रह गई सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, ठीक है। बस आप सभी कमेंट करना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को चाहिए तो कमेंट करना, नहीं तो मत करना, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। 6 नंबर में क्वेश्चन क्या था, देखते हैं, बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था। 6 नंबर में क्वेश्चन था, बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था। वजीरा सिंह, लाना सिंह, हजारा सिंह या फिर कीरत सिंह, ठीक है। बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था, ठीक है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हजारा सिंह, ठीक है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हजारा सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हजारा सिंह, ठीक है। मैं ए बी में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। अब देखते हैं 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है, नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन सा है, ठीक है। बहुत ही खास क्वेश्चन है, नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन सा है। अर्धनारीश्वर, बातचीत, ओसदानीरा या फिर प्रगीत और समाज, ठीक है। नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन सा है, क्या होगा बताइए आप सभी,
परगीत और समाज होगा, ठीक है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, परगीत और समाज हो जाएगा। आप सभी अच्छे से देख लो, ठीक है। नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन सा है? परगीत और समाज। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर में, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? ये लो, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है। आप सभी मेरी बातों को यकीन मानो, ठीक है। आप सभी मेरी बातों को यकीन मानो और अच्छे से क्वेश्चन को देख लो, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग, सबको मालूम है भारतेंदु युग के, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग, ठीक है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आज की क्लास में हम सभी जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, मैं मतलब जो बच्चे घर में नई पढ़ाई करते हैं उस बच्चे को भी इन सभी क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन हर एक बार पूछे जाते हैं। टैग कर दो अपने दोस्तों को, यानी कि क्लास को आप सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि उनका भी कुछ फायदा हो सके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है? बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? ठीक है, आप सभी को मालूम है बातचीत जो शीर्षक पाठ है, जो जिनके राइटर हैं बालकृष्ण भट्ट, बातचीत शीर्षक पाठ से लगभग हर एक साल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी 1 नंबर से लेकर के आप सभी को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आप सभी देख सकते हो, ठीक है। आप सभी को बातचीत शीर्षक पाठ से 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सभी अच्छे से देखना, ठीक है। एग्जाम में आप सभी अच्छे से देखना। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? ईर्ष्या, मवाद या धुआं, क्लेश या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सबको मालूम है मवाद या धुआं, ठीक है। बातचीत के जरिए जब व्यक्ति आपस में बातचीत नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप सभी मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बेहतरीन तरीके से बताया है, ठीक है। जब व्यक्ति बातचीत आपस में नहीं करते हैं तो उसके दिमाग में मवाद मतलब कचरा भर जाते हैं, इसे समझो किताब के अनुसार मवाद या फिर धुआं भर जाते हैं, ठीक है। जब व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो वो मवाद और धुआं आपस में मिलजुल कर बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाते हैं? मवाद या फिर धुआं, ठीक है। किताब के तौर पे यही राइट आंसर है, मवाद या धुआं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? ठीक है, उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? शिक्षा, जूठन, संपूर्ण क्रांति या फिर त्रिच, ठीक है। उदय प्रकाश की रचना का नाम त्रिच, सबको मालूम है त्रिच। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है त्रिच। त्रिच से कभी आंख मत मिलाना। अगर आप सभी को, ठीक है, अगर आप सभी को त्रिच से आंख मिल गया तो समझ लो आप सभी पृथ्वी के चाहे कोनों कोना में चले जाओ, आप सभी को त्रिच पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। त्रिच एक प्रकार का सांप है, किताब के अनुसार कि त्रिच एक प्रकार का सांप है। वैसे मैंने कभी देखा नहीं त्रिच को, आपने देखा तो कमेंट करना, ठीक है। उदय प्रकाश की रचना का नाम त्रिच, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की? बहुत ही खास क्वेश्चन है। बस आप सभी देखो, आप सभी के पास अभी समझने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। समझने के टाइम में आप सभी समझे तो बिल्कुल नहीं, आप समझने का समय आप सभी के पास बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है। बस क्वेश्चन को याद करते जाओ और अपने दिमाग में फिट करते जाओ, ठीक है। अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की? भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में, आलोचक के रूप में, अर्थशास्त्री के रूप में, राजनीतिक के रूप में, ठीक है। अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में की थी, याद रखना आप सभी। अशोक वाजपेयी राज्य की सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रघुवीर साय के पिताजी क्या थे? बताइएगा, रघुवीर साय के पिताजी क्या थे? डॉक्टर, शिक्षक, वकील, पुलिस अधिकारी, ठीक है। रघुवीर साय के पिताजी एक प्रकार के शिक्षक थे, याद रखना आप सभी। 12 का राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि 2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, शिक्षक, ठीक है। रघुवीर साय के पिताजी क्या थे? शिक्षक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घास में दुबका आकाश किनकी रचना है? यानी कि किसकी रचना है, ठीक है। घास में दुबका आकाश किनकी रचना है? बहुत ही खास क्वेश्चन है। मैंने ये सभी क्वेश्चन चुनिंदा प्रश्न है, मैंने ये सभी क्वेश्चन छांट के लाया हूँ, ठीक है। 2025 के नए मॉडल पेपर जो है ना उसी से लाया हूं, ठीक है। घास में दुबका आकाश किनकी रचना है? उदय प्रकाश, अशोक वाजपेयी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर जयशंकर प्रसाद, ठीक है। घास में दुबका आकाश किनकी रचना है, ठीक है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, अशोक वाजपेयी की। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी, याद हो गया आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर में क्या क्वेश्चन है? हारजीत शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? बहुत ही खास क्वेश्चन है। हारजीत शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, ज्ञानेंद्र पति या फिर अशोक वाजपेयी या फिर भगत सिंह, ठीक है। हारजीत शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? अशोक वाजपेयी होगा, ठीक है। हारजीत शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी होगा, ठीक है। बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अशोक वाजपेयी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गजानन माघव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? ठीक है, गजानन माघव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1915, सबसे पहला ऑप्शन 13 नवंबर 1915, और दूसरा ऑप्शन है 13 नवंबर 1917, और तीसरा ऑप्शन है 16 अगस्त 1904, चौथा ऑप्शन है 13 जनवरी 1911, ठीक है। आप सभी कमेंट करना गजानन माघव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था, ठीक है। और हाँ, अगर आप सभी को क्लास में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, क्योंकि आप सभी के एक लाइक से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट मिलता है, ठीक है। गजानन माघव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? ठीक है, 15 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है, 13 नवंबर 1917 को, ठीक है। 13 नवंबर 1917 ईस्वी में गजानन माघव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था, याद रखना आप सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उषा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, या फिर उषा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? बात एक ही होता है, ठीक है। उषा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, अशोक वाजपेयी, उदय प्रकाश, ठीक है। बच्चे को मालूम है, मेरा मतलब है बच्चे को मतलब है 12th क्लास के बच्चों का, ठीक है, मतलब 2 साल के बच्चों को नहीं, 12th क्लास के बच्चों का, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह, उषा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शमशेर बहादुर सिंह
हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोवियत रूस की यात्रा किसने की थी? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 10%, मात्र 10% बच्चे को मालूम होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, सोवियत रूस की यात्रा किसने की थी? मैं देखना चाहता हूँ, आप सभी के पास 2-4 सेकंड का समय है। मैं आप सभी को 2-4 सेकंड का समय देता हूं, तब तक आप सभी कमेंट करना, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ठीक है, चलिए, सोवियत रूस की यात्रा किसने की थी? मालूम है आप सभी को? बालकृष्ण भट्ट ने, रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह या फिर उदय प्रकाश। ठीक है, देखो लाइव क्लास रहा था तो काफी मजा आता। ठीक है, लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डिंग क्लास है। बस आप सभी कमेंट करना मेरे को ठग रहे हो कि नहीं। ठीक है, मेरे को ठगते हो, क्या करते हो, मेरे को कुछ नहीं मालूम नहीं है। ठीक है, बस आप सभी अच्छे से एकदम ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। ठीक है, सोवियत रूस की यात्रा किसने की थी? 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह ने। ठीक है, आप सभी याद रखना, सोवियत रूस की यात्रा शमशेर बहादुर सिंह ने की थी। ठीक है, और कब की थी आप सभी को ये बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का क्या नाम था? बहुत ही खास क्वेश्चन है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का क्या नाम था? ठाकुर दीनदयाल सिंह। सबसे पहला ऑप्शन ठाकुर दीनदयाल सिंह। देखो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट खींच रहा हूं, ठीक है, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी के पास अभी समझने का बिल्कुल समय नहीं है। ठीक है, समझने के टाइम में आप सभी समझे तो नहीं, इधर से उधर छुचवाए घूमे फिरे। ठीक है, आप सब आप बोल रहे हो सर समझाइए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सभी क्वेश्चन को याद करते जाओ। और दूसरा ऑप्शन है ठाकुर लक्ष्मण सिंह, और तीसरा ऑप्शन है ठाकुर रामनाथ सिंह, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। या नहीं, ठाकुर लक्ष्मण सिंह होगा, ठाकुर रामनाथ सिंह होगा। ठीक है, तो मिस्टेक हो गया थोड़ा सा बोलने में। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठाकुर रामनाथ सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहां पर हुआ था? बहुत ही खास क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहां पर हुआ था? काशी में, वाराणसी, वृंदावन और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में भी क्या गलती करते हैं, हड़बड़ी में कहीं से कहीं टिक मार देते हो। ठीक है, लेकिन आप सभी को ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। आप सभी को 3-4 घंटा का समय मिलेगा, लगभग कितना, 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है एग्जाम में। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में आप सभी को 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। 15 मिनट आप सभी को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, आप सभी को 3 घंटा में अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से टिक मारना है और मार्कशीट को अच्छे से फिलअप कर देना, यानी कि फिल कर देना, यानी कि भर देना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहां पर हुआ था? कमेंट करना आप सभी। 19 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, वाराणसी में। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कामायनी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? ठीक है, कामायनी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? भूषण, उदय प्रकाश, जयशंकर प्रसाद या फिर जयप्रकाश नारायण। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लास है, लाइव क्लास नहीं है। आप सभी मेरे को ठगना मत। ठीक है, मेरे पास उतना पैसा नहीं कि मैं डिजिटल बोर्ड ला लूं कि आप सभी को डिजिटल बोर्ड पे पीपीटी बना के पढ़ाते जाऊं। ठीक है, मेरे पास उतना पेमेंट नहीं है। बस आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। ठीक है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। कामायनी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? ठीक है, 20 का राइट आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद होगा। ठीक है, कामायनी प्रबंध काव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है? ठीक है, कलीराम हेडमास्टर। ठीक है, यह एक इतना खच्चर मास्टर था, समझो मत, मतलब किताब के अनुसार है, यह एक इतना बदमाश मास्टर था कि विद्यार्थी को कॉलर पकड़ के फील्ड पे पटक देता था। ठीक है, फील्ड पर, बरंडा पर, कहीं पर भी पटक देता था। ठीक है, और यह इस कहानी में क्या दर्शाया क्या गया है, एक लेखक पढ़ने के लिए जाते हैं। ठीक है, एक मैं आप सभी को थोड़ा सा बताता हूँ, एक लेखक पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ने की जिज्ञासा से एक लेखक पढ़ने के लिए जाते हैं, स्कूल में मतलब विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं। ठीक है, और हेडमास्टर का कहना था कि तुम निम्न जाति का लोग हो। ठीक है, जैसे चमार हो गया, ये मुसर हो गया, ये निम्न जाति के लोग माने जाते हैं। मेरे अनुसार नहीं, मतलब अदर लोग के अनुसार निम्न जाति के लोग माने जाते हैं। ठीक है, देखो इसी तरह हेडमास्टर भी था, उसका कहना था लेखक का कहना, मतलब हेडमास्टर का कहना था लेखक के द्वारा, ठीक है, कि तुम निम्न जाति के लोग हो, तुमको पढ़ने का अधिकार नहीं है। ठीक है, जिसके कारण तुमको इस रूम को और बरंडा को और फील्ड को शीशे की तरह चमकाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें चमका दूंगा। ठीक है, मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अच्छे से बताया है, आप सभी जाकर देख लेना। मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप सभी वहां से जाकर के देख सकते हो। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो का प्ले लिस्ट कर लेंगे। ठीक है, कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है? मालूम है आप सभी को? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जूठन का। ठीक है, कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है? जूठन शीर्षक पाठ का। ठीक है, याद रखना आप सभी, बहुत ही खास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर में, ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का क्या नाम था? बहुत ही खास क्वेश्चन, ज्ञानेंद्र पति के माता पिताजी का क्या नाम था? इसमें दोनों पूछ दिया, माता पिता का दोनों नाम पूछ दिया। ठीक है, सरला देवी एवं परमानंद वाजपेयी नहीं हो सकता, सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे ये होगा। ठीक है, याद रखना आप सभी, ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम सरला, याद रखना। मैं आप सभी को एक बार फिर से बोल देता हूं। ठीक है, मैं आप सभी को वही क्वेश्चन प्रमोट करता हूं, हर एक वीडियो में बोलता हूं और हर एक क्लास में बोलता हूं। ठीक है, मैं आप सभी को हर एक, मतलब मेरा मतलब मैं क्या बोल रहा था, मैं आप सभी को वही क्वेश्चन प्रमोट करता हूं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन होते हैं और जो टारगेट रहता है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखना आप सभी। ठीक है, जो बच्चे इस चैनल पर रेगुलर पढ़ाई करते हैं उस बच्चे को मालूम होगा। ठीक है, ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम था सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हनुमान बाहु की रचना कितने छंदों की है? कमेंट करना आप सभी, हनुमान बाहु की रचना, ठीक है, हनुमान बाहु की रचना कितने छंदों की है? 44 छंदों की, 45 छंदों की, 48 या फिर 52? ठीक है, सबको मालूम है 44 है कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 44 छंदों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामचरितमानस निम्नलिखित में क्या है? गीति काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, रामचरितमानस निम्नलिखित में क्या है?
सबको मालूम है महाकाव्य, ठीक है। जिसको मालूम नहीं है अच्छे से देख लो, नहीं तो पछताओगे, ठीक है। रामचरितमानस निम्नलिखित में क्या है? महाकाव्य है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास की है, ठीक है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास की है? शिवा बावनी, मसलानामा, लहर या फिर दोहावली, ठीक है। कमेंट करना आपसे भी, निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास की है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास की है? 25 का राइट आंसर क्या होगा? 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, दोहावली, ठीक है। 25 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन डी दोहावली हो जाएगा, ठीक है। दोहावली के रचनाकार कौन है? दोहावली के रचनाकार है तुलसीदास जी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, ठीक है। क्वेश्चन 24 नंबर में, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरोत्तम दास, नरेंद्र दास, नरहरि दास, नवीन दास, ठीक है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? आप सभी को मालूम है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा, ठीक है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरि दास, ऑप्शन नंबर सी नरहरि दास होगा, ठीक है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे नरहरि दास, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर में क्या क्वेश्चन है? मोहन डाकेश है। मोहन डाकेश का जन्म कहां पर हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान भटक गया था इसलिए, ठीक है। मोहन डाकेश का जन्म कहां पर हुआ था? सबसे पहला ऑप्शन है महुई आजमगढ़, और दूसरा ऑप्शन है झंडी वाली गली अमृतसर, और तीसरा ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है अनूपपुर मध्य प्रदेश। कमेंट कर दो आप सभी अपने प्यारे हाथों से, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। मोहन डाकेश का जन्म कहां पर हुआ था? झंडी वाली गली अमृतसर है कि नहीं? ऑप्शन बी होगा, ठीक है। झंडी वाली गली अमृतसर, मोहन डाकेश का जन्म झंडी वाली गली अमृतसर, यानी कि 27 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जैसी ने, यानी कि जैसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है, जिन्होंने अपनी आंख की तुलना दर्पण से की थी। लिखो, मैंने बता दिया, ठीक है। जैसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है बताइएगा आपसे भी? जैसी ने अपनी आंख की तुलना दर्पण से की है, मैं आपसे को बिल्कुल शुरू में बता दिया था, जैसी ने अपनी आंख की तुलना दर्पण से की है, ठीक है। चलिए, इसको एक ही आंख था, ठीक है, इसका बचपन से ही एक आंख इसका फूट गया था, मतलब मालूम नहीं फूटा था कि क्या हुआ था, लड़ाई में फूट गया था, कैसे फूटा था मालूम नहीं, ठीक है। अब देखा 29 नंबर क्वेश्चन है, वाद विवाद संवाद क्या है, ठीक है। वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। सबसे पहला ऑप्शन आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, और दूसरा ऑप्शन है कविता संग्रह, तीसरा ऑप्शन नाट्य संग्रह, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ठीक है। मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं, तब तक आपसे वेट कीजिएगा। चलिए, वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, ठीक है। एक का राइट मतलब 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ओ मेरे सपने शीर्षक, ठीक है। ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किसकी रचना है? बताइएगा आपसे भी, ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है? सबसे पहला ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर की, और दूसरा ऑप्शन है मोहन डाकेश, और तीसरा ऑप्शन है बालकृष्ण मठ, चौथा ऑप्शन है उदय प्रकाश, ठीक है। ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है, ठीक है। 30 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जगदीश चंद्र माथुर की, याद रखना आपसे भी, ठीक है। ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर की। आप सभी एक बार कमेंट कीजिएगा कि आप सभी को यहाँ तक प्रश्न उत्तर, ठीक है, समझ में आया? आप सभी को प्रश्न उत्तर याद हुआ कि नहीं? आप सभी कमेंट में यस और नो में जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप सभी को प्रश्न उत्तर याद हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना, ताकि मैं जब भी इस तरह का कंटेंट, यानी कि जब भी इस तरह का क्लास लेकर आऊँ तब तक आप सभी सबसे पहले आप सभी तक क्लास पहुँच सके, ठीक है। ऐसे समझो, तब तक आप सभी तक क्लास पहुँच सके, मतलब मेरे को मतलब ये सब बातें से मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ सब्सक्राइब कर देना बस, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का क्या नाम था, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का क्या नाम था, ठीक है। जय सिंह, कीरत सिंह, रवि सिंह या फिर मोहन सिंह, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का क्या नाम था? आप सभी को मालूम है, रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम था रवि सिंह, ऑप्शन नंबर सी रवि सिंह, बाबू रवि सिंह, ठीक है। अगर आप सभी को ऑप्शन में दिखाए थे बाबू रवि सिंह, तो आप सभी को बाबू रवि सिंह में टिक मार देना है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम क्या था? बाबू रवि सिंह, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, ठीक है। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 105 अलंकारों का, और दूसरा ऑप्शन है 108 अलंकारों का, और तीसरा ऑप्शन है 110 अलंकारों का, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कमेंट करना आप सभी, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 32 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा? बी होगा 108 अलंकारों का, ठीक है। 32 का नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा 105, ठीक है। शिवराज भूषण में देखो, मैं आपसे भी छोटा, ठीक है, मैं आपसे क्लास में बीच में छोटा सा एक टेस्ट भी ले सकता हूं, ठीक है। बस आपसे भी अच्छे से अपने दिमाग को फोकस रखना सिर्फ क्लास पे, ठीक है। इधर से उधर भटकने मत देना, ठीक है। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? मैं थोड़ा सा बोलते बोलते तोतला जाता हूँ, ठीक है। आप सभी को उन सभी बातों पर फोकस नहीं करना है, आप सभी को सिर्फ क्वेश्चन पे और मैं क्या बोल रहा हूँ आप सभी को उन पर फोकस करना है, ठीक है। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 105, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 105, ठीक है। अब देखते हैं 33 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ठीक है। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन थे? देखो यहाँ पर नाम अलग अलग है, चिंतामणि एक हो गया और त्रिपाठी दो हो गया, और मतीराम ये भूषण के कौन थे? दोस्त थे, भाई थे, चाचा थे, मामा थे, ठीक है। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के क्या लगते थे? भाई लगते थे, ठीक है। 32 का राइट आंसर क्या होगा? 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा भाई, ठीक है। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई लगते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब देखिएगा 34 नंबर में क्या क्वेश्चन है।
बात बनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, ठीक है। बात बनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, बहाना करना, सबको मालूम है बहाना करना, ठीक है। मतलब बात बनाने लगता है, आपसे भी गांव घर में सुने होंगे बात बनावे लागे छे, मतलब क्या बोल रहा है, मतलब बात को बना रहा है, मतलब बात को घुमा फिरा रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए बहाना करना होगा, ठीक है। मैंने आप सभी को थोड़ा सा ठेठी भाषा में बता दिया, बात बनाना मुहावरे का सही अर्थ होता है बहाना करना, ठीक है, मतलब नखरा दिखाना, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है बहाना करना, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, गाँव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। गाँव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है, अशोक वाजपेयी, बालकृष्ण भट्ट, ज्ञानेंद्र पति या फिर उदय प्रकाश, ठीक है। गाँव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। 35 का सही आंसर कितने बच्चे जवाब दे सकते हो, ऑप्शन बी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा ज्ञानेंद्र पति, ठीक है। गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है, ज्ञानेंद्र पति, ठीक है। गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार ज्ञानेंद्र पति। अब देखिएगा 36 नंबर में क्या क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, 15 अगस्त 1904, दूसरा ऑप्शन है 16 अगस्त 1904 और तीसरा ऑप्शन है 14 अगस्त 1905, चौथा ऑप्शन है 4 सितंबर 1912, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। 36 नंबर में क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। आप सभी कमेंट करना 36 का सही आंसर क्या हो सकता है, अगर आप सभी को मालूम है तो, नहीं तो मैं बताऊंगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा 16 अगस्त 1904 को, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, नवादास जी किस धारा के संत थे। नवादास जी किस धारा के संत थे। ये सभी क्वेश्चन एक बार फिर से बोल रहा हूँ 5वीं बार, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। और मैंने आप सभी को ये बातें भी बता दी हैं कि आप सभी का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे क्लियर हो सकता है, हिंदी का नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का, जैसे हिंदी, हिस्ट्री, इंग्लिश का छोड़ दो, ठीक है। इंग्लिश का अलग टीचर होगा, मेरे को इंग्लिश मालूम नहीं है, मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ाता, ठीक है। मैं तो ऐसा कि नहीं साफे मालूम नहीं है, मतलब पढ़ा सकता हूँ बट उतना मतलब क्या मतलब मेरा कहने का मतलब है उतना सेटअप नहीं है कि इंग्लिश क्वेश्चन बनाओ उसके बाद आप सभी क्वेश्चन प्रमोट करो, ठीक है। 2-4 दिन लग जाएगा एक क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। मतलब 30-35 क्वेश्चन हमको 2 दिन लग जाएगा इंग्लिश का क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। इसलिए मैंने क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं लेकर आता हूँ, ठीक है। बस अगर आप सभी को चाहिए इंग्लिश का क्वेश्चन तो कमेंट कर देना, मैं उस पर डिसाइड करूंगा कि लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए, ठीक है। बात रह गई उस पर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सभी सब्जेक्ट का, जैसे हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सभी का अगर आप सभी चाहते हो हमारा सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाए तो आप सभी, मैंने इनसे पहले क्या बताया था, आप सभी जाकर के प्ले लिस्ट में सभी वीडियो को देख लेना, एक एक करके समझ लो, आप सभी का ऑब्जेक्टिव का खेला खत्म, ठीक है। नवादास जी किस धारा के संत थे। वैष्णव दर्शन के, सबसे पहला ऑप्शन है वैष्णव दर्शन के, दूसरा ऑप्शन है जैन दर्शन के, तीसरा ऑप्शन है बौद्ध दर्शन के, चौथा ऑप्शन में से कोई नहीं, ठीक है। नवादास जी किस धारा के संत थे। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा वैष्णव दर्शन के, ठीक है। नवादास जी वैष्णव दर्शन के संत थे, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, नवादास जी के दीक्षा गुरु कौन थे, ठीक है। नवादास जी के दीक्षा गुरु कौन थे, नरहरि दास, स्वामी अग्रदास या फिर नरोत्तम दास या फिर विठलनाथ। नवादास जी के दीक्षा गुरु कौन थे, स्वामी अग्रदास, ऑप्शन नंबर बी स्वामी अग्रदास होगा, ठीक है। नवादास जी के दीक्षा गुरु कौन थे, स्वामी अग्रदास। अब देखिएगा 39 नंबर में क्या क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किनकी रचना है, ठीक है। सुखमय जीवन किनकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट की, रामधारी सिंह दिनकर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर जयशंकर प्रसाद, ठीक है। सुखमय जीवन किनकी रचना है। 39 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ठीक है। बच्चे को मालूम है 12th क्लास के बच्चों का, ठीक है। सुखमय जीवन किनकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन हर एक साल पूछे जाते हैं यार, मेरी बातों को यकीन करो, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन हर एक साल पूछे जाते हैं किसी ना किसी बहाने से, ठीक है। बस आप सभी 1 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक के क्वेश्चन को अच्छे से उल्टा के देखना, उसके बाद ऐसा नहीं कि 1 नंबर से धरधरा के टिक मारने लगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 40 नंबर में क्या क्वेश्चन है, बुद्ध का कांटा किनकी रचना है, ठीक है। बुद्ध का कांटा किनकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, यही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, बुद्ध का कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, ठीक है। 40 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुस्सा शब्द कौन सा लिंग है, बताइएगा आप सभी। गुस्सा शब्द, गुस्सा आना, ठीक है, गुस्सा शब्द कौन सा लिंग है। सुनने से लगता है पुल्लिंग हो सकता है, गुस्सा आया, उसको देखो गुस्सा आ चुका है, ठीक है, उसको देखो गुस्सा आ गया, ऑप्शन नंबर बी होगा पुल्लिंग होगा, ठीक है। थोड़ा सा बोल के आप सभी अपने मुंह को यूज करके पता लगाओ कि गुस्सा शब्द कौन सा लिंग है, पुल्लिंग होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप सभी ट्राई करो, गुस्सा शब्द कौन सा लिंग है, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 41 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या 42 नंबर में, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कौन सा कारक है, ठीक है। आप सभी कारक पढ़े हो कि नहीं, आप सभी कारक पढ़े हो कि नहीं, आप सभी कमेंट करना। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कौन सा कारक है, अपादान, संप्रदान, कर्ता कारक, करण कारक, ठीक है। आप सभी को याद होनी चाहिए, ये क्वेश्चन हर एक साल पूछे जाते हैं। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, या कौन सा कारक है, करण कारक है, ठीक है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, अभी फिलहाल काट रहा है, ठीक है, याद रखना। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काट रहा है, मैं किसी को बोल रहा हूँ वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काट रहा है, ठीक है।
यानी कि करण अभी फिलहाल में काट रहा है, ठीक है। और हमारा डी राइट आंसर है, करण हो जाएगा, ठीक है। बस आप सभी याद रखना, बस आप सभी से ये एक रिक्वेस्ट है, बस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और आप सभी से कुछ मेरे को पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए 43 नंबर में क्या क्वेश्चन है, जयपुर शब्द कौन सा लिंग है। जयपुर सुनने से लगता है जयपुर शब्द कौन सा लिंग नहीं है, संज्ञा है, ठीक है। मिस्टेक हो गया पढ़ने में, जयपुर शब्द कौन सा संज्ञा है, ठीक है। देखो सुनने से लगता है आप सभी संज्ञा पढ़े हो, जितने बच्चे संज्ञा पढ़े होंगे उसको मालूम होगा जयपुर शब्द कौन सा संज्ञा है। चलो कमेंट कर दो आप सभी, ठीक है। जयपुर शब्द सुनने से लगता है क्या होगा, क्या होगा बताओ आप सभी, व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है। 43 का सही आंसर क्या होगा, बी होगा, व्यक्तिवाचक, ठीक है। मतलब एक किसी का नाम बोल रहा है जयपुर, ठीक है। जैसे मेरा नाम है प्रीतम, प्रीतम खाना खा रहा है, मतलब ये कौन सा संज्ञा है, ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जयपुर शब्द कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर, देखो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। बस देख लो अच्छे से और समझ लो, ठीक है। समझने के टाइम में आप सभी समझे नहीं, इधर से उधर घूमे फिरे, ठीक है। मैंने आप सभी को इनसे पहले बताया था। अब देखिएगा 44 नंबर में क्या क्वेश्चन है, निम्न में सत्संग लिखा हुआ है, निम्नलिखित में सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, ठीक है। मतलब इन चारों ऑप्शन में किनको सत्संग में मन लगता था। आप सभी गांव घर में देखेंगे लोग सत्संग करवाते हैं, बड़े बड़े दाढ़ी वाले बाबा को बुलाते हैं, ठीक है। सत्संग होता है, मतलब बिहारी स्टैंड बोला मैं आप सभी से। निम्नलिखित में सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, नवादास की, तुलसीदास की, मलिक मोहम्मद जैसी की, सूरदास की। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पर मलिक मोहम्मद जैसी में टिक मार देते हैं, ठीक है, जो कि आप सभी का गलत आंसर है, ठीक है। सूरदास को सत्संग में बहुत अभिरुचि थी, ठीक है। सूरदास जी को सत्संग में बहुत ही ज्यादा, समझो बहुत ही ज्यादा अभिरुचि थी, ठीक। जैसे आप सभी को खाने पीने में किसी तरह से रिलेटेड मजा आता होगा, ठीक है। जैसे आप सभी को फिल्म देखने में अच्छा लगता है, ठीक उसी तरह सूरदास को सत्संग में ढेर सारा रुचि था, यानी कि इसको सत्संग बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। आप देखिएगा, देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन लग रहा है ना, हाँ सबसे लास्ट क्वेश्चन है। चलो आज की क्लास में हम 45 क्वेश्चन ही देखने वाले हैं, ठीक है। और एक बात, इन 45 क्वेश्चन में समझ लो आप सभी का 20 नंबर परफेक्ट है, ठीक है। यानी कि समझ लो आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर इसी वीडियो से, ठीक है, इसी क्लास से आ गया। बस आप सभी अच्छे से देख लेना, अगर आप सभी अच्छे से नहीं समझे तो दोबारा अप्लाई करके देख ले सकते हो, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई थी, ये लो, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई थी। लगभग ये देखो अनुमानित है, ठीक है, अनुमानित, इसका किसी को पता नहीं है कि इनका मृत्यु कब हुआ था, ठीक है। मतलब फिक्स डेट किसी को मालूम नहीं है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। कमेंट करना आप सभी के लिए टास्क है, मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई थी, मालूम है, नहीं मालूम है, लेकिन मैं बता दूंगा, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु लगभग 1548 ईस्वी के आसपास, यानी कि अनुमानित है 1548 ईस्वी के आसपास हुई थी, ठीक है। आप सभी जाकर के देख लेना, अच्छे से देख लेना, ठीक है। आई होप कि आप सभी को आज के क्लास में मजा आया होगा और आप सभी को सभी प्रश्नोत्तर याद हो गए होंगे, ठीक है। अगर आप सभी को सभी प्रश्नोत्तर याद हो गए तो वीडियो को लाइक कर दो और क्या करना, आप सभी को अपने दोस्तों को शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है। तब तक मिलते हैं हम सभी कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।